आपका आपका कभी पुलिस से पाला पड़ा हो और आप ये कहो जाके कि जी मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो आपसे कहती है लाइए बिल दीजिए, क्यों पूछती है? नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति वाला चैप्टर नंबर 2 है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसकी 2 सेक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। ये सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन नंबर 5 हुआ करती थी, सेक्शन नंबर 4 इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन नंबर 6 हुआ करती थी, रेस जेस्टिस। ऑलरेडी हम डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाइए चैनल पर, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन नंबर 7 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखने को तो बहुत छोटी सी सेक्शन है, सब लोग पढ़ा भी बहुत जल्दी से देते हैं, लेकिन जितनी छोटी आपको देखने में लगती है उतनी छोटी ये सेक्शन है नहीं। आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा कि यहां जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखी गई है, उसको ब्रेक करके मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वर्ड्स, कौन से शब्द, फ्रेज किसके साथ कनेक्टेड हैं। वैसे जनरली लोग इसको 3 बातों के ही लिए जानते हैं। कौन कौन सी बातें हैं? वो 3 बातें, ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट, बस इन्हीं 3 बातों के लिए जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये अपने आप में 3 पार्ट में है, और ये तो केवल और केवल एक पार्ट है इस सेक्शन का, जो अभी ये तीनों बातें देखी। वीडियो 3 पार्ट में किस तरीके से है पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो वो स्टूडेंट जो सीरियस हैं, रेगुलर हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एक प्यार भरा कमेंट कर दीजिए, और अपना वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे होंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और मटेरियल फैक्ट को आप उसमें नोट भी करेंगे। और जो मैं आज ये 2 स्लाइड एटलीस्ट इससे अगली, एक इंग्लिश और हिंदी की दिखाऊंगा, तो हिंदी वाले स्टूडेंट वो हिंदी की स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश की स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं सेक्शन 5 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यहां स्लाइड में केवल और केवल हेडिंग मैंने लिखा है, और हेडिंग सेक्शन 5 बीएसए का कहता है फैक्ट्स, क्योंकि ये रेलेवेंसी रिलेटेड है, रेलेवेंसी से रिलेटेड है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि जब आप रेस जेस्टिव पढ़ते हैं, एक्चुअल में रेस जेस्टिव वर्ड अपने इंडियन कानून में यूज नहीं हुआ है, बट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, इसको रेस जेस्टिव कह देते हैं। और रेस जेस्टिव को वैसे तो आप डिटेल में वीडियो में समझ लो, बट मैं बहुत ही थोड़े से शब्दों में अगर कहना चाहूं तो ऐसे सभी तथ्य, ऐसी सभी बातें जो फैक्ट्स एंड इशू से इतनी क्लोजली कनेक्टेड हैं कि उनको आप चाहें तो भी अलग नहीं कर सकते। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर एक व्यक्ति ट्रेन की पटरी पर सुसाइड करने के लिए लेट गया है और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई है, तो उस व्यक्ति की बॉडी 2 पार्ट में कट गई है। तो जो एंड पार्ट हैं, जो कटे हुए पार्ट के एंड्स हैं, उन पर खून निकला हुआ होगा ही होगा, अगर वो व्यक्ति जब कटा उस समय जिंदा था। क्या आप इस फैक्ट को कि इस बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के 2 पार्ट हैं, और जहां से ये कटी हुई है उसके किनारे पे खून है, क्या आप इस फैक्ट से अलग कर सकते हो खून का होना कि बॉडी ट्रेन से 2 पार्ट में कट गई है? कभी नहीं कर सकते। तो हर वो फैक्ट जो फैक्ट्स इन इशू से आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते, वो रेस जेस्टे कहलाते हैं। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने गोली मारकर किसी की हत्या कर, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक फैक्ट ये कि किसी व्यक्ति की बॉडी में एक गोली लगी, ये एक फैक्ट है, तथ्य है, क्योंकि इसको देखा जा सकता है, आंखों से महसूस किया जा सकता है।
जैसे ही गोली लगेगी तो क्या शरीर में से खून का निकलना, ये दूसरा फैक्ट है, इसको भी देखा जा सकता है। गोली लगना एक फैक्ट और खून का निकलना दूसरा फैक्ट। क्या इन दोनों फैक्ट्स को आप अलग कर सकते हो? ऐसा हो सकता है कि गोली लगे पहला फैक्ट हो और दूसरा फैक्ट ना घटित हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए गोली का लगना फैक्ट इन इशू, उसके साथ खून का निकलना इतना क्लोजली कनेक्टेड है, ये दूसरा फैक्ट, कि आप इसको चाह के भी अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे सभी फैक्ट जो चाह के आप अलग नहीं कर सकते फैक्ट्स इन इशू से, वो एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, उस ट्रांजैक्शन से आप अलग नहीं कर सकते, समव्यवहार का पार्ट होंगे ही होंगे, वो सभी फैक्ट्स रेस जेस्टे होते हैं। लेकिन ये सब बातें इंग्लिश लॉ की हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर इंडियन लॉ में रेस जेस्टे जैसा वर्ड नहीं है, बट एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि रेस जेस्टे से कनेक्टेड कौन सी सेक्शन है, किस सेक्शन को रेस जेस्टे कहा जाता है, तो आपका आंसर आज भी सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होना चाहिए, या फिर सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 होना चाहिए। बट एग्जैक्ट ऐसा कहीं लिखा नहीं है। देखिए, ये बड़ा सर्कल है जो रेस जेस्टे है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सर्कल हैं और जो रेस जेस्टे में ही कवर होते हैं, क्योंकि रेस जेस्टे के अंदर है तो ये सारे छोटे सर्कल भी रेस जेस्टे हैं। बट मिस्टर स्टीफन ने क्या किया, इन छोटे छोटे सर्कल्स को यहां निकाला, इसको रख दिया सेक्शन 7 में, इसको निकाला, इसको रख दिया सेक्शन 8 में, इसको निकाला, इसको रख दिया सेक्शन 9 में, इसको निकाला, इसको रख दिया सेक्शन 10। ये इतने सारे फैक्ट्स यहां से निकालकर बाहर रख दिए रेस जेस्टे से, सेक्शन 6 से, करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। अब इस सर्कल के अंदर बाकी जितने फैक्ट बच गए, केवल और केवल वही फैक्ट सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में रेलेवेंट होंगे, सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में रेलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। अदरवाइज बाकी सबको बाहर निकाला गया है, तो वो उन्हीं पर्टिकुलर सेक्शंस में रेलेवेंट होंगे। जैसे कि गोली का लगना और इसकी कारण, गोली लगने का परिणाम क्या है? गोली लगने का परिणाम है कि बॉडी के अंदर से ब्लड निकला। तो गोली का लगना फैक्टिन इशू है, और इस फैक्टिन इशू परिणाम क्या देता है? वो परिणाम, वो रिजल्ट, इस गोली का लगने का प्रभाव क्या है? कि ब्लड का निकलना। इस गोली की लगने से ब्लड निकला, ब्लड के निकलने से डेथ हुई। तो रेलेवेंट फैक्ट का, ये जो ब्लड निकला इसका भी परिणाम क्या है? कि डेथ। तो ये सभी तथ्य गोली लगने के साथ, फैक्ट्स एंड इशू के साथ क्लोजली कनेक्टेड है, रेस जेस्टे होने चाहिए, सेक्शन 6 में सुसंगत होने चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 4 में सुसंगत होने चाहिए। लेकिन जब आपसे स्पेशली इफेक्ट पूछा जाए, जब आपसे परिणाम पूछा जाए, जब आपसे हेतुक पूछा जाए, तो आपको सुसंगत कहां बताना होगा? वो सेक्शन 7 में। बेशक रेस जेस्टे है, और रेस जेस्टे की सेक्शन नंबर 4 है, 4 BSA या 6 इंडियन एविडेंस एक्ट है। और गोली लगने का इफेक्ट है कि ब्लड निकला, और ब्लड निकलने का परिणाम है, रिजल्ट है कि डेथ हो गई। बेशक ये गोली लगने के साथ रेस जेस्टे हैं, सेक्शन 6 कवर करता है, लेकिन क्योंकि स्पेशल सेक्शन बना दी गई है इनके लिए, इनको इस सर्कल से बाहर निकालकर सेक्शन 7 में रेलेवेंट बताया है। तो जब जब इफेक्ट की बात होगी, जब जब परिणाम की बात होगी, जब जब कॉज की बात होगी, तब तब सेक्शन 7 ही उस फैक्ट को सुसंगत बनाएगी। तो सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, तो सेक्शन 4 BSA करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट में अब ये इफेक्ट, अब ये परिणाम
सुसंगत होने के बावजूद भी, रेस जेस्टे होने के बावजूद भी इस सेक्शन में सुसंगत नहीं होगा। अब सेक्शन 7 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 5 बीएसए में ही सुसंगत होगा। ये बात आप सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 इन इतनी सारी सेक्शंस के बारे में आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। आपका आंसर इसी तरीके से आना चाहिए। तो मैं बात करता हूं, आगे निकल गया। सेक्शन के हेडिंग को देखते हैं। फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स एंड इशू। देखिए हेडिंग में केवल और केवल फैक्ट्स एंड इशू लिखा है, लेकिन बॉडी पढ़ेंगे तो साथ में रेलेवेंट फैक्ट भी है। हिंदी की बात करें तो वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं। ये हेडिंग कहता है कि वो सुसंगत होंगे, क्योंकि सुसंगति वाले चैप्टर में है। तो अब देखते हैं कि इस सेक्शन को 3 पार्ट में किस तरीके से बांटा गया। 3 पार्ट केवल ओकेजन, इफेक्ट एंड कॉज नहीं, ये तो एक पार्ट है और टोटल मिलाकर 3 पार्ट है। तो देखिए क्या लिखा है। लैंग्वेज लिखी है, पहले हिंदी में बात करता हूं, अगली स्लाइड इंग्लिश की आएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने रजिस्टर में आप इसको नोट कर लेना। फैक्ट्स विच आर द facts which constitute facts which afforded। यहां से इस तरीके से 3 ब्रांच चलती हैं इस सेक्शन की। तो पहले पहली ब्रांच को ले लेता हूं मैं। facts which are the occasion, which are the cause and which are the effect of fact in issue या फिर relevant fact। Number 2, facts which constitute the state of things under which they happen। Number 3, facts which afforded an opportunity for their occurrence or transaction। ये 3 तरीके से हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए। वे तथ्य जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के प्रसंग हैं, ओकेजन को प्रसंग बोलेंगे, हेतुक हैं, कॉज को हेतुक बोलेंगे, या परिणाम है। ये तीनों बातें किसके हैं? किसका प्रसंग है, किसका हेतुक है, किसका परिणाम है? सुसंगत तथ्य का या विवादक तथ्य का। जैसे कि अभी मैंने बताया कि गोली मारी, ब्लड निकला, तो गोली लगी है इसको, ये एक फैक्ट एंड इशू है, और इस फैक्ट एंड इशू का परिणाम है कि ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। तो इस विवादक तथ्य का परिणाम, इस विवादक तथ्य का हेतुक, इस विवादक तथ्य का प्रसंग, ये सब के सब सुसंगत होंगे, लेकिन कहां? सेक्शन 5 बीएसए करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट। मैं एक और बात बता दूं आपको, यहां पर प्रसंग वर्ड भी यूज हुआ है जिसकी इंग्लिश ओकेजन है, और यहां पर अवसर भी वर्ड यूज हुआ है जिसकी इंग्लिश अपॉर्चुनिटी है। दोनों में डिफरेंस है। जो पहला इलस्ट्रेशन दिया गया है सेक्शन 5 में, वो प्रसंग को बताता है। तो प्रसंग में और अवसर में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आज आपको समझाऊंगा। तो पहली बात, वे तथ्य जो सुसंगत तथ्य के, ये विवादक तथ्यों के प्रसंग हैं, हेतुक हैं या परिणाम हैं। इसमें एक फ्रेज और लिखी गई है, इमीडिएट या अदरवाइज। ऐसा परिणाम या तो इमीडिएट आया गोली लगने के, या अदरवाइज आया, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा पोजीशन, वे तथ्य जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं। वस्तु स्थिति, स्टेट ऑफ थिंग, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि पेड़ एक खड़ा है, ये स्टेट ऑफ थिंग है। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्री इज अ स्टेट ऑफ थिंग। बट यही पेड़ गिर गया, गिर रहा है, इट इज अ इवेंट। फॉलिंग ऑफ ट्री इज अ इवेंट। और इस पेड़ को गिराया गया ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन विल के साथ गिराया गया, इट इज एन एक्ट, एक्शन, कार्य।
फेलिंग, FELLING, फेलिंग ऑफ ट्री इज एन एक्ट और एक्शन। यहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन आ गई, एक्सर्शन ऑफ ह्यूमन विल होगा, देन वो एक्ट बन जाएगा। तो स्टेट ऑफ थिंग, देखिए एक व्यक्ति ने दारू पी, अब वो दारू के नशे में है, इट इज ए स्टेट ऑफ थिंग। और स्टेट ऑफ थिंग, फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ लेना, स्टेट ऑफ थिंग इज अ फैक्ट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ट्री फैक्ट है, दारू के नशे में है एक व्यक्ति, फैक्ट है, स्टेट ऑफ थिंग है। लेकिन ये स्टेट ऑफ थिंग देखिए किस तरीके से कनेक्टेड है, कहता है वे तथ्य जो उस स्टेट ऑफ थिंग, वस्तु स्थिति को घटित करते हैं। मैं भैया ड्रंकन हूं, मैं दारू के नशे में हूं, ये स्टेट ऑफ थिंग है, लेकिन किस फैक्ट ने इसको घटित किया है कि मैंने दारू पी है। तो मैंने दारू पी है, ये इस बात का सुसंगत तथ्य होगा कि मैं ड्रंकन स्टेट में हूं। थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा माइंड अप्लाई करना, क्योंकि देखिए आप लोगों ने आज तक इस तरीके से पढ़ा नहीं है, तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम टफ लगता है, लेकिन एक्चुअल में टफ नहीं है। आप समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रंकन जो पोजीशन है वो एक स्टेट ऑफ थिंग है, बट ये स्टेट ऑफ थिंग कैसे पैदा हुई, कैसे घटित हुई, किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूट हो गई, जिन फैक्ट्स के कारण कॉन्स्टिट्यूट हुई, वो फैक्ट सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 5 BSA में सुसंगत होंगे। इट मींस अगर फैक्टिन इशू ये है कि एक व्यक्ति दारू के नशे में मिला है और गाड़ी चला रहा है, दारू के नशे में गाड़ी चला रहा है, ये फैक्टिन इशू है। अब दारू के नशे में होना ये एक स्टेट ऑफ थिंग है, ये वस्तु स्थिति है। अब ये वस्तु स्थिति आई क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने दारू पी है। तो यहां पर इस फैक्टिन इशू के साथ कि एक व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चला रहा था, दारू की स्टेट में गाड़ी चला रहा था, नशे की स्थिति में गाड़ी चला रहा था, तो इससे एक कनेक्टेड फैक्ट है, वो है दारू इसने पी थी, जबरदस्ती पिलाई गई इसको, अपने आप पी, ये दूसरा इशू, बट दारू इसके अंदर गई होगी तभी ये ड्रंकन स्टेट में है, ये एक सुसंगत फैक्ट है, सुसंगत तथ्य है, रेलेवेंट फैक्ट है। तीसरा पार्ट, वे तथ्य जिसने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया। यहां पर दो शब्द, या तो उनके घटने का या ट्रांजैक्शन का अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसे तथ्य, वही तथ्य जिन्होंने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया है। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि एक व्यक्ति दारू पी के गाड़ी चला रहा था। अब उस व्यक्ति ने लेकिन आज अपनी मर्जी से दारू नहीं पी है, कोई दूसरा व्यक्ति था, वो चाहता था कि इसका चालान कटे, तो उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक में दारू मिला दी थी। अब वो कोल्ड ड्रिंक में दारू कैसे मिला पाया? क्योंकि उसे पता था कि ये व्यक्ति हर रोज जब अपना ऑफिस ऑफ करता है तो बराबर की शॉप पर जाकर एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक रोज लेता है, रोज पीता है। तो उसे मौका मिल गया कि एक काम करता हूं, आज इसकी कोल्ड ड्रिंक में दारू मिला दूंगा। तो यहां ये जो उसकी हैबिट थी कि ये रोज कोल्ड ड्रिंक पीता है, समोसा खाता है, इस हैबिट ने क्या दे दिया? एक अपॉर्चुनिटी दे दी। किस बात को पूरा करने के लिए? कि इस आदमी को दारू दी जा सकती है कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो हैबिट थी, अब फैक्ट वही है, फैक्ट इशू वही है कि ये व्यक्ति दारू के नशे में मिला है, गाड़ी चला रहा था। तो अब क्वेश्चन ये भी था कि दारू इसने खुद नहीं पी, ये कहता है जी मैंने नहीं पी, किसी और ने पिलाई है। या माने कि जहां मर्डर का केस है तो ए ने बी को जहर दिया, तो ए को कुछ बी की हैबिट्स पता थी जिनके कारण ए बी के खाने में जहर मिला सका और बी मर गया उस खाने को खाकर।
ये क्यों हो पाया? ए बी के खाने में जहर क्यों मिला पाया? क्योंकि ए को बी की हैबिट्स पता थी। तो ये हैबिट्स जो है ये फैक्ट है एक, और ये फैक्ट ऐसा है जिसने इस दूसरे फैक्ट को खाने में जहर मिलाया गया, के खाने में बी के खाने में जहर मिलाया गया, इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, इसको एक अवसर दे दिया। तो ये फैक्ट कि उसकी हैबिट ऐसी थी, ये भी सुसंगत होगा, और ये भी कहां सुसंगत होगा? सेक्शन 5 बीएसए करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा वो सब जो लिखे गए हैं फर्स्ट पार्ट में। देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये सेक्शन 5 का पार्ट 1, ये सेक्शन 5 का पार्ट 2 एंड ये सेक्शन 5 का पार्ट 3। तो पार्ट 1 के अंदर लिखा गया कि वो जो ऑकेजन, कॉज, इफेक्ट, प्रसंग, हेतुक और परिणाम विवादक तथ्य के या सुसंगत तथ्य के, रेलेवेंट फैक्ट के या फैक्चुअल इशू के, ये तीनों चीजें प्रसंग, ओकेजन, कॉज, हेतुक, इफेक्ट, परिणाम, ये या तो इमीडिएटली आए थे या अदरवाइज आए थे। दो ही वर्ड हैं, इमीडिएट या अदरवाइज। हिंदी में बोलते हैं अव्यवहित या अन्यथा आए थे। किसके अन्यथा और किसके अव्यवहित? फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के। इसके लिए मैं इमीडिएट आए या अदरवाइज आए, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। पहले इमीडिएट का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। गोली मारी तो इमीडिएट होल होगा बॉडी के अंदर, इमीडिएट, विदाउट एनी डिले। तो ये एग्जांपल कि एक फैक्ट इन इशू कि गोली लगी है, तो इसका परिणाम, इफेक्ट क्या हुआ कि बॉडी के अंदर एक होल हो गया। ये रेस जेस्टे भी है, लेकिन ये इसका इफेक्ट है। अगर आपको इफेक्ट बोलकर एग्जाम में आएगा तो सेक्शन 5 में सुसंगत है। रेस जेस्टे बोलकर आएगा, एक ही समव्यवहार का भाग बनाने में आएगा, तो सेक्शन 4 में सुसंगत है। तो ये तो हो गया कि वो इमीडिएट इफेक्ट आया है। अब एक इफेक्ट है अदरवाइज। तो हुआ क्या? देखिए, अदरवाइज को समझने के लिए एक एग्जांपल दूंगा मैं, और ये केस है स्कॉट वर्सेस सेफर्ड का केस है, और इतना पुराना केस है, 1773 का ऐसा है। इसमें हुआ क्या, ये जो सेफर्ड नाम का लड़का है, इसने एक स्क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं ऐसा धमाका जिसमें अगर आग लगाई जाए तो वो आवाज करता है हिस, और वो ऐसे भागता है, और लास्ट में जाकर वो फिर उसमें एक धमाका हो जाता है। उसको बोलते हैं स्क्यूब, SQUIB, स्क्यूब। इस सेफर्ड ने क्या किया, इस क्यूब में आग लगाई और भीड़ में ऐसे फेंक दिया। जब ये फेंका तो गिरेगा भी कहीं ना कहीं, तो ये पहले ए के पास जाके गिर गया, और ए के पास में कोई बाई स्टैंडर्ड्स खड़ा था, कोई एक ऐसे ही राहगीर खड़ा था। जब ये ए के पास गिरा तो इसने क्या किया, इसी ने उठाया और ऐसे करके फिर से फेंक दिया, तो वो फिर से भीड़ में चला गया। ये फिर से दूसरे व्यक्ति के पास गिरा जाके, इसने भी उठाया और इसने भी ऐसे ही भीड़ में फेंक दिया, ये देखते हुए कि ये तो जल रहा है। इसने भी यही देखते हुए जल रहा है, ये फटेगा, तो इसने फटाफट से फेंक दिया, वो भी भीड़ में जाके गिरा। फाइनली ये स्कॉट को जाके लगा, SCOTT, स्कॉट को जाके लगा, और इसकी आंख बाहर निकल आई वहां, क्योंकि जैसे ही अब इसका जलने का पीरियड खत्म हो गया था, अब धमाके का टाइम आया, तो जैसे ही आंख पे लगा धमाका हो गया और स्कॉट की आंख बाहर निकल गया। अब ये स्कॉट ने सेफर्ड के अगेंस्ट केस कर दिया कि मुझे इतना सारा कंपनसेशन दिलाया जाए। अब सेफर्ड पे तो कंपनसेशन लगा दिया, टॉर्ट का केस हुआ था, इंग्लिश केस, सेफर्ड पे तो कंपनसेशन लगा दिया। अब क्वेश्चन उठता था कि क्या ये बाई स्टैंडर्ड्स, इसने भी तो सेम काम किया था, क्या ये सी जिसके पास आके गिरा था, इसने भी तो सेम काम किया था, और फाइनली गलती तो इसकी थी, इसके एक्ट के कारण स्कॉट की आंख पर जाकर लगा था, तो सी को क्यों नहीं देना है कंपनसेशन, ए को क्यों नहीं देना है कंपनसेशन?
बाय स्टैंडर्ड को क्यों नहीं देना है कंपनसेशन? कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लोग कंपनसेशन नहीं देंगे, कंपनसेशन केवल सेफर्ड देगा। और वो इसलिए देगा, कोर्ट ने डिसाइड किया कि देखिए, जब इसने पहली बार, सेफर्ड ने जब पहली बार ये स्क्यू लाइटेड धमाका उछाला भीड़ में, वो इंटेंशनल था और ये एक इलीगल एक्ट है, रॉन्ग है। लेकिन जब वो छोटा बम वो यहां गिरा तो इसने अपने आप को बचाने के लिए फेंका, अचानक से फेंका, स्पॉन्टेनियसली कोई भी करेगा वही काम करेगा। जब इसके पास आके गिरा, इसने भी स्पॉन्टेनियसली अपने आप को बचाने के लिए वापस फेंक दिया, और इसकी इंटेंशन नहीं थी कि उसे भीड़ में फेंका, बस स्पॉन्टेनियसली अपने आप को बचाने के लिए फेंक दिया। तो इसके एक्ट का देखिए, इसके एक्ट का इफेक्ट कितनी देर बाद आया? क्या इमीडिएट आया? नहीं, इमीडिएट नहीं है, अदरवाइज में कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। तो इसीलिए दो वर्ड्स हैं, या तो इमीडिएटली होगा या फिर इमीडिएटली नहीं होगा। अदरवाइज का मतलब या तो तुरंत होगा, अव्यवहित होगा, या अव्यवहित नहीं होगा, बस दो ही मीनिंग है। तो ये वाला जो इंसिडेंट था ये तुरंत नहीं था। हाँ, तुरंत देखना है, इमीडिएट देखना है, तो जैसे ही इस स्कॉट की आंख पे आके पड़ा, विस्फोट हुआ, उसमें धमाका हुआ, तुरंत इंजरी हो गई। ये इमीडिएट इफेक्ट। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगली वीडियो में इसी सेक्शन को लेंगे, पार्ट 2 होगा उसका, और उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कॉज का क्या मतलब होता है, ओकेजन का क्या मतलब होता है, और इफेक्ट का क्या मतलब होता है, इनके क्या एग्जाम्पल होंगे, सबको बताओ। कॉज की बात करें तो हेतुक, और ओकेजन की बात करें तो प्रसंग, और इफेक्ट। हाँ, एक और बात रह गई, परिणाम। एक बात रह गई कि एक वर्ड यूज हुआ प्रसंग और एक हुआ अपॉर्चुनिटी। तो इनमें डिफरेंस क्या है? अपॉर्चुनिटी को तो बोला अवसर, तो भैया ओकेजन में और अपॉर्चुनिटी में, प्रसंग में और अवसर में अंतर क्या है? आप इलस्ट्रेशन पहला पढ़िए। पहले इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है कि देखिए, एक व्यक्ति है जो एक मेले में गया, वहां उस व्यक्ति ने, ए है, ए ये मेले में गया, इसने बी को कुछ पैसे निकाल कर दिखा दिए कि मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो ये इसके बाद रॉबरी हो गई, चोरी हो गई। तो ये फैक्ट कि ए ने बी को पैसे निकालकर दिखाए थे, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है रॉबरी की, या ये प्रसंग है, ओकेजन? इस व्यक्ति के पास पैसे थे, इसका बी किस बात को प्रूव कर रहा है? बी किस फैक्ट को साबित करेगा कि ए के पास पैसे थे, और पैसे थे तो चोरी हो सकते हैं, चोरी का ओकेजन है, रॉबरी का ओकेजन है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अवसर क्या होता है कि इसी मेले में जब ए किताब खरीद रहा था अपनी किताब की स्टॉल से, तो इसका ध्यान, इसकी अटेंशन कहां थी? इधर। तभी इस रॉबर ने आकर इसकी पॉकेट से वो पैसे निकाल दिए। तो ये फैक्ट कि ये ए व्यक्ति कहीं दूसरी जगह किताब खरीदने में इसकी अटेंशन थी, तो ये क्या हो गया? ये है अपॉर्चुनिटी। इस फैक्ट ने अपॉर्चुनिटी दे दी रॉबर को कि आप पैसे निकाल लो। तो प्रसंग की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑफेंस हो सकता है, उन परिस्थितियों को बताना है। देखिए, जब आपका कभी पुलिस से पाला पड़ा हो और आप ये कहो जाके कि जी मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो आपसे कहती है लाइए बिल दीजिए, क्यों पूछती है? वो इस ओकेजन को मानती है कि वो रेलेवेंट फैक्ट है, और ओकेजन का मतलब वो फोन आपके पास होना चाहिए, तभी तो किसी को ओकेजन मिलेगा, अवसर मिलेगा, प्रसंग होगा उसको चोरी करने का। ओकेजन को और अवसर को ना एक और एंगल से समझ सकते हैं। जैसे शादी का होना
शादी हो रही है किसी की, वो एक ओकेजन है, और शादी में भीड़ होती है, वहां से चोरी करना आसान है, ये एक अवसर है चोरी करने का। तो दोनों का डिफरेंस इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो वो फोन वो मांगेंगे आपसे कि आप बिल दे दो फोन का। तो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्हें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा किसी को पकड़ने से पहले कि फोन आपके पास था भी, अगर था तो चोरी का ओकेजन हो सकता है, चोरी हो सकती है। अगर मान लो आपके पास फोन ही नहीं था तो चोरी कैसे हो जाएगी आपकी? तो ये था सेक्शन 5 BSA करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 7 इंडियन एविडेंस एक्ट। और अभी मैंने इसमें यूज हुए वर्ड्स का मीनिंग नहीं बताया है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। नए लोग हैं या पुराने हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों, मैं कमेंट्स के रिप्लाई में भी आप लोगों को लिखता हूं कि ये वीडियो किसी को एक दो जो आपके शुभ चिंतक है, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी को होशियार बना दीजिए, एक दो को जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे कि मुझे लगता है कि हाँ, मेरी वीडियो से काफी लोग सीख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट सेक्शन 5 BSA फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।